तो आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। क्या है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र? तो देखिए आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर यानी बहुविकल्पीय प्रश्न को पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के 40 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न 1 क्या कह रहा है कि अपवर्तन की घटना में निम्न में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है, मतलब कौन सी राशि है जो नहीं बदलती है। नंबर 1 कह रहा है प्रकाश की चाल, दूसरा कह रहा है प्रकाश की तीव्रता, और तीसरा कह रहा है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, और चौथा कह रहा है प्रकाश की आवृत्ति। तो देखिए अपवर्तन की घटना में जो होता है प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक प्रकाश की किरण कांच में म्यू बराबर 3/2 से म्यू बराबर 4/2 में क्या हो, पानी कांच से पानी में जा रही है या संचारित हो रही है, तो यहाँ पे क्रांतिक कोण का मान कितना होगा। तो देखिए क्रांतिक कोण का मान निकालने के लिए सूत्र होता है साइन थीटा सी बराबर होता है n2/n1। तो देखिए यहाँ पे n1 का मान हमारा जो है 3/2 है और n2 का मान जो है 4/3 है। तो यहाँ पे हम रखेंगे n1 की n2 की जगह पर हम रखेंगे 4/3 और n1 की जगह पर हम रखेंगे कितना 3/2। तो देखिए यहाँ पे हमने रखा है, यहाँ पे ये देखिए हमारा n1 का मान है जो कांच का अपवर्तन सूचक है और n2 जो है ये पानी का अपवर्तन सूचक है। तो यहाँ पे हमने मान रखा साइन थीटा सी बराबर 4/3/3/2। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से हमारा 4/3 और बटे में 3/2। अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा देखिए कितना हो जाएगा 4/3, और जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये गुणे में हो जाएगा, हमारा 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 4 दूना में 8 और 3 त्रिका में 9। तो हमारा कितना आया 8/9। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा यहाँ पे देखिए 8/9 कितना है हमारा, यहाँ पे 8/9 हमारा यहाँ पे है ऑप्शन नंबर तीसरा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला टॉपिक, अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, आकाश नीला दिखाई देता है किसके कारण। तो देखिए पहला है परिकिरण के कारण, दूसरा है परावर्तन के कारण, तीसरा है अपवर्तन के कारण, और चौथा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परिकिरण के कारण। जो आकाश नीला दिखाई देता है परिकिरण के कारण नया नीला दिखाई देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान कितना होता है। तो देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान जो होता है यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है n greater than 1, दूसरा दिया है n<1, और फिर तीसरा दिया है 1 greater than n और फिर greater than 0, और फिर चौथा दिया है अनंत ग्रेटर देन n और फिर ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा निरपेक्ष का अपवर्तनांक जो होता है n ग्रेटर देन 1 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा सही होगा दूसरा सही होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के सामने ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाने पर प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से होती है। हमें प्रतिबिंब से ध्रुव की दूरी निकालना है। तो यहाँ पे देखिए इसे निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, देखिए उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी f और वस्तु की दूरी u के बीच संबंध जो होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v ये होता है। तो देखिए हमारा जो फोकस दूरी दिया है 20 सेंटीमीटर दिया है f बराबर, और फिर u बराबर जो वस्तु की दूरी दी है 20 सेंटीमीटर दी है, तो हमें v का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम यहाँ पे मान रखेंगे, तो हमारा यहाँ पे देखिए हमारा 1/20 बराबर 1/20 प्लस 1/v। तो यहाँ से जब हम 1/v का मान निकालेंगे तो हमारा आएगा 0, और v बराबर जो कि होगा क्या अनंत। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनंत पर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है कि यदि किसी माध्यम से
निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री है, तो माध्यम में प्रकाश का वेग कितना होगा। तो देखिए इसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्रांतिक कोण के लिए सूत्र जो होता है क्या होता है, क्रांतिक कोण के लिए जो सूत्र होता है कितना होता है, साइन डिग्री सी बराबर n2/n1। और फिर देखिए यहाँ पे डिग्री का जो मान दिया है थीटा सी का मान जो दिया है, क्रांतिक कोण कितना दिया है 30 डिग्री दिया हुआ है, और n1 बराबर कितना दिया है 1। तो देखिए n1 का जो मान दिया है निर्वात की अपवर्तनांक की सूचक दिया है 1, और फिर n2 का माध्यम जो हमें दिया है ये हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, साइन 30 अंश बराबर, हम देखिए हम यहाँ पे जब साइन 30 अंश को इधर लेके आएंगे तो हमारा होगा साइन 30 अंश और बटे में आ जाएगा 1। तो फिर देखिए यहाँ पे हमारा क्या होगा, n2 बराबर जो हमारा हो जाएगा साइन 30 अंश हो जाएगा, और साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, और 1/2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 0.5। तो यहाँ पे n2 बराबर हमारा जो है 0.5 आया। अब हम इसका प्रकाश का वेग निकाल लेंगे। तो देखिए माध्यम में प्रकाश का वेग भी निम्नलिखित सूत्र से निकाला जा सकता है। इसका सूत्र क्या होता है, v बराबर c/n2। तो फिर यहाँ पे देखिए हमारा c का मान कितना होता है, प्रकाश का वेग कितना होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, और n2 का मान हमारा कितना निकला है 0.5 अभी हमने निकाला है। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे तो हमारा देखिए कितना आएगा, कटेगा जब हमारा, जब 3 में हम 3 आया कितना 0.5 में हम भाग देंगे, यहाँ पे देखिए 3×10⁸ है। तो हम जब 3 में जब हम 0.5 का भाग देंगे तो हमारा आएगा 6। तो इस प्रकार से हमारा जो इसका वेग हो जाएगा प्रकाश का 6×10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा 6×10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पे तीसरा सही होगा। तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण होगा। तो देखिए अपवर्तन कोण क्या, यदि सघन माध्यम है और आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है, यानी इस प्रकार से है, तो कह रहा है यहाँ पे क्या होगा, अपवर्तन कोण क्या होगा, तो ये भी 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर हमारा होगा 90 डिग्री होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही होगा। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है कि यदि विरल तथा सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्रमशः v1 तथा v2 हो तो सघन माध्यम में क्रांतिक कोण c है, तब v बराबर क्या होगा। तो देखिए तो हमारा कह रहा है कि तब v बराबर जो होगा सूत्र क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, v1 बराबर क्या होता है v2 cos थीटा कह रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या होगा, v1 बराबर होगा v2 cosec c, ये होगा हमारा राइट इसमें आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है, कह रहा है कि वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः दिए हैं, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन कुछ गलत यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 5/4 है, तो इस पर हम सही का यहाँ पे टिक लगा देंगे क्योंकि क्वेश्चन ही कुछ गलत है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 देखिए क्या कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर है। यहाँ पे देखिए 10⁸ रहेगा, मीटर पर सेकेंड है। 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल होगी। तो देखिए यहाँ पे भी हमें प्रकाश की चाल निकालना है। तो यहाँ पे देखिए कांच में प्रकाश की चाल बराबर v, सूत्र जो होता है v बराबर c/n होता है। c जो है प्रकाश का वेग है, वायु में n जो है कांच का अपवर्तनांक है। तो देखिए यहाँ पे हम मान रखेंगे, और v जो हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए मान रखेंगे v बराबर, तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, और n का मान है 1.5। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे तो हमारा आएगा 3×10⁸/1.5। तो 1.5 से हम 3 में भाग देंगे तो हमारा आएगा 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सही आंसर हमारा हो जाएगा 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही होगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11
क्या कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या r में संबंध क्या है। तो देखिए फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में जो संबंध होता है क्या होता है, r/2 होता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो सही होगा क्या होगा, तीसरा होगा। f बराबर होता है r/2, जो फोकस दूरी होती है त्रिज्या की आधी होती है। अब आगे देखिए, अब आगे देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन अगला। दो लेंस जिनकी क्षमताएं 5 डायोप्टर और फिर तथा -3 डायोप्टर हैं, संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है। तो देखिए फोकस दूरी निकालने के लिए हमारा सूत्र क्या होता है, दो लेंस का संयुक्त क्षमता पर निकालेंगे तो P होता है। तो P बराबर हमारा सूत्र होता है P1 प्लस P2, जहाँ पे हमारा P1 जो है पहले लेंस की क्षमता है और P2 जो है दूसरे लेंस की क्षमता है। तो यहाँ पे मान रखेंगे P1 का मान हमारा 5 है, P2 का मान -3 है, तो हमारा यहाँ पे बचेगा 2, 5 में से 3 घटेगा 2 बचेगा। अब हम फोकस दूरी निकालेंगे। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी F बराबर सूत्र होता है क्या, 1/P। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा P का मान 2D निकला है, तो हमारा हो जाएगा 1/2D। अब देखिए जब हम 1 में 2 से भाग देंगे तो हमारा आएगा कितना, 0.5 आएगा, यानी क्या है 0.5 मीटर आया। मीटर को बदलेंगे सेंटीमीटर में तो हमारा हो जाएगा कितना, 50। तो राइट आंसर हमारा जो जाएगा 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, प्रश्न संख्या 13। कह रहा है कि 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता के दो लेंस संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी। तो देखिए फोकस दूरी हमें यहाँ पे भी निकालना है। तो देखिए पहले हम निकालेंगे संयुक्त लेंस की क्षमता। तो देखिए दो लेंसों की संयुक्त क्षमता P बराबर क्या होता है, सूत्र जो होता है P बराबर P1 प्लस P2 होता है, जहाँ पे P जो है संयुक्त क्षमता है दोनों लेंसों की, P1 जो है ये पहले लेंस की क्षमता है, P2 जो है दूसरे लेंस की क्षमता है। तो हमें पहले लेंस की क्षमता कितना दिया है, 4 डायोप्टर और दूसरे की -2। तो इसका हम मान रखेंगे यहाँ पे, देखिए हमारा होगा प्लस का 4 और माइनस का 2, तो हमारा क्या आएगा, P बराबर 2 आएगा, क्योंकि P1 जो है P1 का मान 4 है, P2 का मान -2 है, तो 4 में से -2 घटेगा तो हमारा 2 बचेगा। अब निकालेंगे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। देखिए संयुक्त लेंस की फोकस दूरी F बराबर सूत्र होता है 1/P होता है। तो देखिए हमारा निकला है 2, तो वो जब P का मान हमारा 2 निकला तो हमारा आएगा F बराबर 1/2D। तो देखिए यहाँ से 1/2 हो गया। अब इसको जब हम भाग देंगे तो हमारा आएगा कितना, 0.5 मीटर। अब मीटर को बदलेंगे हम सेंटीमीटर में, तो 0.5 को हम जब गुणा करेंगे 100 से तो हमारा आएगा कितना, 50। तो हमारा 50 सेंटीमीटर आ गया राइट आंसर। तो यहाँ पे देखिए सही ऑप्शन होगा हमारा 50 सेंटीमीटर होगा, यानी ऑप्शन नंबर पहला, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। क्या कह रहा है कि एक समतल उत्तल लेंस में उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है, यानी यहाँ पे हमें लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो देखिए समतल लेंस के लिए फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R के बीच संबंध जो होता है 1/F बराबर n-1/R होता है, ये हमारा सूत्र होता है। जहाँ पे जो F हमारा है ये फोकस दूरी है, जिसका मान हमें 30 सेंटीमीटर दिया, हम बदलेंगे इसको मीटर में तो हमारा आएगा 0.3 मीटर, और R जो है उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है जो 10 सेंटीमीटर दिया, हम बदलेंगे मीटर में तो आएगा 0.1 मीटर। n जो है लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे हमारा 1/F का मान है 0.3 मीटर, तो यहाँ पे हमने रखा 1/0.3। n का मान हमें ज्ञात करना तो n-1 होगा, और बटे में हमारा क्या है R, तो R का मान है 0.1, तो हमने यहाँ पे रखा 0.1। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा हमारा, अब यहाँ पे हमारा देखिए इधर हो जाएगा हमारा 10, इधर हमारा जो हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है इधर आएगा 10 बराबर n-1 और फिर बटे में 0.n हो जाएगा। यहाँ पे हम जब n को इधर लेके आएंगे n-n को, तो हमारा होगा 10 गुणे 0.1, तो n बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए n बराबर जो होगा हमारा 1 + 1 हो, क्योंकि n इधर से हम n हमारा इधर लेके आएंगे तो -1 जो है माइनस में इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा n बराबर 1 + 1, यानी बराबर में आ जाएगा हमारा 2। तो देखिए नोट में क्या कह रहा है, यहाँ यह मान आमतौर पर कांच के लिए उपयुक्त है जिसका अपवर्तनांक होता है लगभग 1.5 से 1.9 के बीच होता है। तो यहाँ पे देखिए 1.5 से 1.9 के बीच जो हमारा है 1.33 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सही होगा हमारा तीसरा, ऑप्शन नंबर सही होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे।
अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है। कह रहा है कि संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरियां 25 सेंटीमीटर है तथा -40 सेंटीमीटर हैं। इस संयोजन की क्षमता होगी, इसमें संयोजन की क्षमता ज्ञात करना है। तो देखिए यानी हमें P का मान ज्ञात करना है। देखिए दो लेंसों की संयुक्त क्षमता P बराबर सूत्र होता है P बराबर P1 प्लस P2। P1 है पहले लेंस की क्षमता, P2 है दूसरे लेंस की क्षमता। तो देखिए यहाँ पे हमें दिया है कितने, हमें दिया है सेंटीमीटर में, तो हमें बदलना पड़ेगा इसको मीटर में। तो देखिए जब यहाँ पे P1 का मान निकालेंगे तो हमारा है कितना, हमारा है 25 सेंटीमीटर। तो हमारा हो जाएगा 1/0.25 मीटर। क्यों, क्योंकि P बराबर होता है 1/f होता है, तो हमने यहाँ पे रखा है। तो 1/0.25 मीटर हो जाएगा, जो कि होता है 4 डायोप्टर। और फिर P2 का मान होगा क्या, 1/f2। तो 1 बाई क्या हो जाएगा, -0.4 मीटर, जो कि होता है -2.5 डायोप्टर। तो यहाँ पे मान रखेंगे तो P बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 4 प्लस -2.5। तो यहाँ पे जब हम 4 में से 2.5 को घटाएंगे तो हमारा बचेगा 1.5 डायोप्टर। यानी P का मान कितना निकला, 1.5 डायोप्टर प्लस का। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1.5 डायोप्टर। यानी ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही होगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है कि संपर्क में रखे उत्तल एवं अवतल लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर हैं। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी। तो देखिए फिर पे यहाँ पे हमें P का मान ज्ञात करना है। तो होगा उत्तल लेंस की क्षमता P1 और अवतल लेंस की क्षमता P2 बराबर, देखिए हमें क्या यहाँ पे ज्ञात करना है, क्षमता। तो देखिए उत्तल लेंस की क्षमता पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। तो हमारा P बराबर क्या है, क्या होता है 1/f। तो हमारा जो क्षमता दिया है कितना दिया, 12 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पे हम बदलेंगे मीटर में, तो हमारा हो जाएगा 1/0.12 मीटर। और इसे बदलेंगे डायोप्टर में, तो हमारा होगा 8.33 डायोप्टर। और P2 बराबर क्या है 1/f2। तो f2 का मान कितना दिया है हमारा 18। तो इसे हम बदलेंगे मीटर में, तो हमारा आएगा 0.18 मीटर। इसको बदलेंगे डायोप्टर में, तो हमारा आएगा -5.56 डायोप्टर। तो संयुक्त लेंस की क्षमता P बराबर होगा P1 प्लस P2। तो हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा होगा 8.33 और फिर माइनस का है तो माइनस का 5.56। तो देखिए 8.33 से हम माइनस करेंगे 5.56 तो हमारा आएगा 2.77। अब क्या करेंगे, हम फोकस दूरी निकालेंगे। तो फोकस दूरी निकालने के लिए सूत्र होता है 1/p होता है, F बराबर 1/p। तो F का मान हमें ज्ञात करना है 1 है और P का मान दिया है 2.77। तो यहाँ पे हमने रखा एक P का मान रखा, तो हम यहाँ पे हमने P का मान निकाला तो 2.77। तो हम यहाँ पे P की जगह पर रखेंगे 2.77। तो जब 1 में हम 2.77 का भाग देंगे तो हमारा आएगा 0.36 मीटर। अब मीटर को बदल लेंगे हम सेंटीमीटर में, तो हमारा आएगा 36 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा 36 सेंटीमीटर सही होगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कैसे सही होगा, तीसरा। तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है कि 0.5 मीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस को 1 मीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में रखा गया है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है। तो देखिए यहाँ पे भी हमें पहले क्षमता ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद फोकस दूरी। तो यह निकालते हैं। देखिए उत्तल लेंस की क्षमता P1 और अवतल लेंस की क्षमता P2 का जो सूत्र होता है क्या होता है, P बराबर P1 प्लस P2। तो P1 बराबर क्या होता है 1/f2। तो क्या हो जाएगा 0.5 दिए मीटर दिया तो होगा 1/0.5 मीटर। इसे हम बदलेंगे तो हमारा आएगा कितना 2 डायोप्टर में। जब हम भाग देंगे तो हमारा आएगा 2 डायोप्टर। और फिर देखिए यहाँ पे 1 - 1 हमारा दिया तो 1/-1 मीटर होगा। जब इसका हम बदलेंगे डायोप्टर में तो हमारा आएगा कितना -1 डायोप्टर आएगा। यानी संयुक्त लेंस की क्षमता P1 बराबर, दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। 2 प्लस का है और 1 माइनस का है तो हमारा आएगा कितना 1। 2 में से 1 घटेगा, हमारा 1 बचेगा। हम फोकस दूरी यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो फोकस दूरी बराबर सूत्र होता है 1/p। तो P का मान 1 निकला है तो 1/1 यानी कि हमारा आएगा 1 मीटर। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा 1 मीटर। यानी ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही होगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है, सॉरी 18 कह रहा है कि एक पदार्थ जिसका अपवर्तनांक n बराबर 1.51 है से एक पतला लेंस बना है। पदार्थ उससे एक पतला लेंस बना हुआ है। लेंस की दोनों सतह उत्तल है। इसे जल में यानी n बराबर 1.33 में डुबाया गया है।
यह लेंस व्यवहार करेगा। कैसा व्यवहार करेगा? नंबर 1 कह रहा है कि एक अपसारी लेंस की तरह, दूसरा कह रहा है एक अपसारी लेंस की तरह, तीसरा कह रहा है कांच के एक आयताकार टुकड़े की तरह, और चौथा कह रहा है एक प्रिज्म की तरह। तो देखिए ये जो करेगा एक अभिसारी लेंस की तरह कार्य करेगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही होगा। इसमें सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है कि यदि 1.5 अपवर्तनांक के समतोलन लेंस की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो इस लेंस की क्षमता होगी। तो देखिए लेंस की क्षमता P बराबर हमें ज्ञात करना है। लेंस की क्षमता P बराबर जो सूत्र होता है n-1/r होता है। तो यहाँ पे देखिए हम मान रखेंगे n जो है अपवर्तनांक है जो हमें दिया 5, r वक्रता त्रिज्या जो दिया 10 सेंटीमीटर, से बदलेंगे मीटर में तो हमारा आएगा 0.1 मीटर। तो P बराबर हमारा होता है n-1/r। देखिए यहाँ पे हमारा जो n का मान हमने रखा 1.5 -1 हमारा, तो -1 हमने रखा, r का मान 0.1 है तो हमने बट्टे में 0.1 रखा। तो देखिए अब इसमें से जब एक -1 घटेगा तो यही रहेगा, क्या रहेगा ये बच जाएगा 0.5, तो हमारा आया 0.5 बट्टे में 0.1। अब इससे हम भाग करेंगे तो हमारा आएगा 5, यानी हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 5 डायोप्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा देखिए ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही होगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो देखिए फोकस दूरी क्या होता है, f बराबर 1/p। p जो होता है क्या है, लेंस की क्षमता होता है। तो लेंस की क्षमता दिया है कितना, 2 डायोप्टर, तो हमारा हो जाएगा देखिए यहाँ पे f बराबर 1/p। तो यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1/2 डायोप्टर। तो यहाँ से हम भाग करेंगे तो हमारा आएगा 0.5। अब मीटर भी से बदलेंगे हम, ये डायोप्टर में अभी से बदलेंगे सेंटीमीटर में, तो हमारा हो जाएगा 100 से गुणा, तो हमारा आएगा 50 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा सही होगा यहाँ पे देखिए आप इस प्रकार से 1/2 हो गया हमारा, 2 से हमने भाग दिया तो हमारा आया 0.5 मीटर। अब इसे बदलेंगे मीटर सेंटीमीटर में तो हमारा हो जाएगा 50। यानी जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे 50 सेंटीमीटर। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21 क्या कह रहा है कि एक उत्तल लेंस मुख्य अक्ष पर रखी बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। यदि लेंस के ऊपरी अर्धभाग को काला कर दिया जाए तो क्या होगा? देखिए नंबर 1 कह रहा है प्रतिबिंब नीचे की ओर खिसक जाएगा, दूसरा कह रहा है प्रतिबिंब ऊपर की ओर खिसक जाएगा, तीसरा कह रहा है प्रतिबिंब की लंबाई आधी हो जाएगी, और चौथा कह रहा है प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी। तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर होगा आंसर नंबर चौथा हो जाएगा, जो प्रतिबिंब की तीव्रता है घट जाएगी। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है कि +3 डायोप्टर तथा -5 डायोप्टर की क्षमता के 2 पतले लेंस संपर्क में रखे गए हैं, इस संयोजन की फोकस दूरी होगी। तो देखिए पहले हम लेंस की क्षमता निकाल लेंगे। तो देखिए लेंस की क्षमता हम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा P बराबर P1 + P2। तो P1 का मान कितना है, 3 डायोप्टर है, और P2 का मान है -5 डायोप्टर। तो हमारा 3 प्लस का और 5 है माइनस का, तो हमारा बचेगा क्या, -2 डायोप्टर। यानी क्षमता जो P बराबर होगी -2 डायोप्टर होगी। अब हम यहाँ पे लेंस की फोकस दूरी निकाल लेते हैं। तो लेंस की फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, F बराबर 1/p। जो F है फोकस दूरी है, F बराबर जो होता है 1/p। तो F हमारा फोकस दूरी है, 1 जो हमारा है 1/, जो हमारा P है, P जो हमारा ये है लेंस की क्षमता, तो हमारा निकला है 2 डायोप्टर। तो यहाँ पे मान रखेंगे 1/, हमारा हो जाएगा -2 डायोप्टर। तो जब हम 1 में -2 का भाग करेंगे तो आएगा 0.5 मीटर। अभी इसे हम बदलेंगे सेंटीमीटर में तो हमारा आएगा कितना, -50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा -50। तो हमारा होगा ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23 क्या कह रहा है कि R वक्रता त्रिज्या तथा n अपवर्तनांक का एक समतल उत्तल लेंस R वक्रता त्रिज्या n1 तथा n2 अपवर्तनांक के समतल अवतल लेंस के संपर्क में चित्रानुसार रखा गया। देखिए यहाँ पे चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से रखा गया है। तो संयुक्त लेंस की क्षमता हमें कह रहा है बताइए। संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी, पहला कह रहा है 0, और दूसरा कह रहा है n2 - n1/r, और फिर कह रहा है कि तीसरा n1 + n2 - n/r, और चौथा कह रहा है n1 - n2/r। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या जो है n अपवर्तनांक के एक समतल लेंस r वक्रता त्रिज्या n1 + n2 के अपवर्तनांक समतल लेंस पर के संपर्क में रखा गया। समतल लेंस है, जो समतल लेंस रहेगा तो वहाँ पे जो हमारा लेंस की क्षमता हो जाएगी 0 हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा।
अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24 क्या कह रहा है कि दो लेंस जिनकी शक्तियां 40 4 डायोप्टर तथा -2 डायोप्टर हैं संपर्क में रखे गए हैं, संयुक्त लेंस की शक्ति ज्ञात कीजिए, यानी P ज्ञात करना है। तो P बराबर हमारा जो हो जाएगा P1 प्लस P2 होता है, प्लस P2। तो देखिए P1 का मान कितना हो गया, 4 डायोप्टर हो गया, और फिर P2 का मान कितना है, -2। तो यहाँ पे -2 रखेंगे, यानी हमारा आया कितना, 2 डायोप्टर। तो हमारा आएगा 2 डायोप्टर आएगा। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 डायोप्टर। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे ऑप्शन नंबर दूसरे पर। अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि एक प्रिज्म का अपवर्तनांक 60 डिग्री है। जब प्रकाश की एक किरण 50 डिग्री पर आपतित होती है तो इसमें अल्पतम विचलन होता है। अल्पतम विचलन कोण का मान है। तो देखिए यहाँ पे निकालते हैं अल्पतम विचलन कोण का मान। तो देखिए प्रिज्म का अपवर्तनांक कितना दिया है, a बराबर 60 डिग्री, आपतित कोण दिया I बराबर 50 डिग्री। तो अल्पतम विचलन को D के लिए हमारा जो होता है आपतित कोण और अपवर्तन कोण के बीच संबंध जो होता है, सूत्र जो होता है I बराबर A प्लस D बटे में 2 होता है। तो I का मान हमें 50 दिया है, A का मान 60 दिया है, D का मान हमें निकालना है, और हमें जो है बटे में हमारा 2 लगता है। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, हमारा जो 2 यार इधर इधर भाग में इधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 50 दूना में 100, और बचेगा प्लस 60 प्लस D। तो देखिए D को हम इधर लेके आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 100 माइनस 60, क्योंकि 60 इधर प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी D बराबर हमारा आएगा 40 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा कितना, 40 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26 क्या कह रहा है कि एक समबाहु प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में है यदि आपतन कोण प्रिज्म का 4/5 गुना है तो न्यूनतम विचलन कोण का मान होगा। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए समबाहु प्रिज्म का अपवर्तनांक a बराबर 60 डिग्री दिया है और आपतन कोण I बराबर दिया है 4/5 इंटू a। ये सूत्र जो होता है इसका आपतन कोण का 4/5 इंटू a। तो देखिए a का मान हमारा 60 डिग्री, तो यहाँ पे हम 4/5 गुणे में 60 करेंगे तो हमारा आएगा 48, गुणा करके भाग करेंगे तो 48 आएगा। अब देखिए न्यूनतम विचलन कोण D के लिए आपतित कोण और अपवर्तक कोण के बीच संबंध जो होता है I बराबर A प्लस D बटे में 2 होता है। I का मान हमारा कितना है, 48 निकला है, A का मान 60 है और D का मान हमें ज्ञात करना है, और फिर हमें बटे में 2 है। अब देखिए हम 2 को इधर लेके आएंगे तो हमारा 48 से गुणा होगा 2 में, तो ये हो जाएगा 96, और फिर बचा 60 प्लस D इधर बचा। तो यहाँ से हम D बराबर जो करेंगे तो हमारा देखिए जो 96 है इधर है, और D हमारा इधर माइनस का इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इधर प्लस का है D 60 में, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा -60। तो 96 से जब -60 घटाएंगे तो हमारा आएगा 36 डिग्री। तो यहाँ पे D बराबर जो होगा 36 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 27 क्या कह रहा है कि प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिक होता है। नंबर 1 है लाल रंग, दूसरा है बैगनी रंग, तीसरा है नीला रंग और चौथा हरा रंग। तो देखिए प्रिज्म से गुजरने पर बैगनी रंग का जो विचलन होता है सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही होगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 28 क्या कह रहा है कि जिस भौतिक घटना के लिए सर CB रमन का नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ, CB रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, वह प्रकाश का कौन सी घटना थी। नंबर 1 है ध्रुवण, दूसरा है व्यतिकरण, तीसरा है विवर्तन और चौथा है परिकिरणन। तो देखिए वह घटना है प्रकाश का परिकिरणन, यानी ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही होगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 29 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश की चाल जल से सर्वाधिक होती है, जल से अधिक होती है। तो पहला है लाल, दूसरा है पीला, तीसरा है हरा और चौथा है बैगनी। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर पहला होगा लाल। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 30 क्या कह रहा है कि उदय व अस्त होते समय सूर्य का ताम्र वर्ण यानी रक्ताभ मतलब लाल दिखाना संबंधित है प्रकाश के किस कारण। सूर्य का अस्त होना और उदय होना लाल दिखाई देता है। तो देखिए एक है नंबर 1 परिकिरण के कारण, दूसरा है परिक्षेपण के कारण और तीसरा है अपवर्तन के कारण, चौथा है व्यतिकरण के कारण। तो देखिए यह जो संबंधित है किससे, परिकिरण से संबंधित है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही होगा। परिकिरण के कारण हमें
जो परिकिरण होता है उसके कारण हमें सूर्य उगते समय और अस्त होते समय लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 31 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति +2 डायोप्टर क्षमता का चश्मा प्रयोग करता है, उसका दृष्टि दोष है। नंबर 1 है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दूर दृष्टि दोष और चौथा है आबिंदुकता। तो देखिए, जब वो +2 डायोप्टर का चश्मा उपयोग कर रहा है यानी प्लस का है तो उसे दूर दृष्टि दोष होगा, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही होगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 32, समान नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो देखिए, समान नेत्र के लिए जो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 33 क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा अधिक होती है, कितना अधिक होती है? तो देखिए, ये होती है 5000 गुना अधिक, यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही होगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे, 5000 गुना अधिक होती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 34 क्या कह रहा है कि नेत्र लेंस की प्रकृति होती है। नंबर 1 अभिसारी, दूसरा अपसारी, तीसरा कह रहा है अभिसारी तथा अपसारी दोनों, चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, नेत्र लेंस की जो प्रकृति होती अभिसारी, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही है। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला देखिए, 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है क्या? नंबर 1 अवतल लेंस, दूसरा अवतल दर्पण, तीसरा उत्तल दर्पण और चौथा उत्तल लेंस। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो होता है अवतल लेंस, यानी ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही होगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 36 क्या कह रहा है कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। दूर दृष्टि व्यक्ति के लिए जो चश्मे में लेंस प्रयोग किया जाता है वो होता है उत्तल लेंस, यानी ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही होगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है किसी दूरदर्शी के अभिदृश्यक लेंस का व्यापक डी है, यदि प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा हो तो इसकी विभेदन क्षमता क्या होगी? तो देखिए, विभेदन क्षमता बराबर जो सूत्र होता है D/1/1/2 लैम्डा, ये सूत्र होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही होगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 38 क्या कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु स्थित होगा। नंबर 1 है 25 सेंटीमीटर दूरी पर, दूसरा है 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, तीसरा है 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर और चौथा है अनंत पर। तो देखिए, दूरदृष्टि दोष से जो पीड़ित होता है उसका जो निकट बिंदु होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही होगा। अब देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 10 है तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर रहेगा, 10 सेंटीमीटर है और 20 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देखिए मीटर है शायद, तो यहाँ पे मीटर है, तो 10 मीटर है और नेत्रिका की फोकस दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर है। तो अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कितना दिया है, m बराबर 10 मीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर और नेत्रिका की फोकस दूरी f बराबर 20 सेंटीमीटर दिया है। तो अभिदृश्यक की लेंस जो होती है, अभिदृश्यक की फोकस दूरी f0 बराबर सूत्र होता है, क्या होता है देखिए, m बराबर f0/fe, जहाँ पे f0 जो होता है क्या है, फोकस दूरी है, और फिर fe जो है जो नेत्र की फोकस दूरी है, और f0 जो है अभिदृश्यक की लेंस की फोकस दूरी है, और m जो है क्या है, आवर्धन क्षमता है। तो यहाँ पे हम रखेंगे मान, m का मान 10 है तो हमने 10 रखा, f0 हमें ज्ञात करना है तो उसका मान रखा, 20 हमारा क्या है, जो फोकस दूरी है नेत्रिका की 20 सेंटीमीटर, तो हमने रखा है पे 20 सेंटीमीटर। हम देखिए यहाँ पे जो हमारा 20 है इधर बटे में यानी भाग में, इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा f0 बराबर 10 गुणे 20, 10 का गुणा 20 में होगा तो ये हो जाएगा 200, यानी f0 हमारा जो है f0 बराबर आएगा 200 सेंटीमीटर, यानी अभिदृश्यक की लेंस जो होगी, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी 200 सेंटीमीटर होगी, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 40 क्या कह रहा है कि एक दूरदर्शी के अभिदृश्यक लेंस का व्यास 0.1 मीटर है तथा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 600 नैनोमीटर है, दूरदर्शी की विभेदन सीमा होगी लगभग कितनी होगी? तो देखिए, हमें इसको भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए, इसका सूत्र जो होता है दूरदर्शी की विभेदन सीमा D बराबर जो सूत्र होता है
1.22 गुणे लेमडा बटे डी होता है। तो यहाँ पे मान रखेंगे लेमडा जो यहाँ पे है तरंग दैर्ध्य है प्रकाश का, जो दिया है 600 नैनोमीटर, इसे बदलेंगे मीटर में तो हो जाएगा 600 गुणे 10 के पावर -9 मीटर। और डी जो है अभिदृश्यक लेंस का व्यास है जो दिया है 0.1 मीटर। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे सबका, तो डी बराबर हमारा देखिए क्या हो जाएगा, डी बराबर क्या हो जाएगा 1.22 गुणे 10 के पावर 1.22 हमारा जो हो जाएगा, जो हमें सूत्र में दिया है। लेमडा का मान कितना निकला है हमारा, जो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 600 गुणे 10 के पावर -9 मीटर, इतना निकल दिया। और डी का मान कितना है हमारा 0.1 मीटर, तो हमने रखा है यहाँ पे 0.1 मीटर। अब देखिए हम 0.1 का जो गुणा करेंगे कितने, 0.1 का गुणा करेंगे 1.22 गुणे 600 गुणे 0.1 करेंगे तो ये हमारा आएगा कितना, जो आएगा हमारा, और फिर हम क्या करेंगे गुणे 10 के पावर में हमारा माइनस का 9 है, इसे हम क्या करेंगे -9 में से हम क्या करेंगे प्लस का दशमलव को जो हम आगे लेके आएंगे कितना अंक, दशमलव को हम 3 अंक आगे लेके आएंगे तो जाएगा यहाँ पे बचेगा 6, तो हमारा हो जाएगा 7.32 गुणे 10 के पावर -6। हम गुणा करेंगे तो हमारा इसमें ज़्यादा जगह नहीं है, टाइम भी नहीं है, तो गुणा आप कर लीजिएगा। तो इतने का गुणा करेंगे तो हमारा राइट आंसर यही आएगा 7.32 गुणे 10 के पावर -6 रेडियन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा। देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर कैसा हो गया राइट आंसर, हमारा जो ऑप्शन नंबर हो गया तीसरा हो गया, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। तो बस दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।